हेलो दोस्तों, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के पहले असाइनमेंट में आपका स्वागत है। इस असाइनमेंट में हम सीखेंगे कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन किस तरीके से किया जाता है, क्या प्रोसीजर रहती है, कौन से हमको डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कौन सी डिटेल्स हमको जीएसटी पोर्टल पे किस तरीके से अपलोड करनी होती है और किन बातों का हमको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करते वक्त ध्यान रखना चाहिए। जीएसटी रजिस्ट्रेशन का असाइनमेंट हमको कंप्लीट करने के लिए आपको ओपन करना है app.tally e-learning वाला वेबसाइट। इसमें आपने कोर्स में रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो ईमेल आईडी डाला था उसी ईमेल आईडी से लॉगिन कर लेना है। अब आपको सामने दिखाई देगा जीएसटी कोर्स का हमको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करते वक्त ध्यान रखना चाहिए। जीएसटी रजिस्ट्रेशन का असाइनमेंट हमको कंप्लीट करने के लिए आपको ओपन करना है app.tally e-learning वाला वेबसाइट। इसमें आपने कोर्स में रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो ईमेल आईडी डाला था उसी ईमेल आईडी से लॉगिन कर लेना है। अब आपको सामने दिखाई देगा जीएसटी कोर्स का ऑप्शन, इसको सिलेक्ट करना है। इसमें जीएसटी पोर्टल आपको टाइटल में दिखेगा। स्टेटस आपके कोर्स का एक्टिव है। व्यू असाइनमेंट्स में आप क्लिक करोगे तो आपको सारे असाइनमेंट्स विजिबल हो जाएंगे। अब हमको पहले असाइनमेंट की शुरुआत करनी है, तो मैं पहले असाइनमेंट पे क्लिक करूँगा। पहला असाइनमेंट है हमारा रजिस्ट्रेशन का। इसमें जो असाइनमेंट का ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे तो एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगा। इस पीडीएफ फाइल को मैं ओपन करता हूँ। इस पीडीएफ फाइल में आपको रजिस्ट्रेशन के लिए जितने डॉक्यूमेंट्स या डिटेल्स लगने वाली है वो सारी दी गई है। इन्हीं डिटेल्स का यूज़ करके आपको क्लाइंट का रजिस्ट्रेशन करना है। आपको ये डिटेल्स देखने में आसानी हो इसीलिए मैंने पीपीटी में ये सारी डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप कवर की हुई है, तो हम वहीं से देख के जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करेंगे। अब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस सीखें। इससे पहले जीएसटी के बारे में कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आपको जाननी ज़रूरी है, जैसे कि जीएसटी में किसको रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए। बहुत सारी केसेस है जब आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, लेकिन हम कुछ इम्पॉर्टेंट 4 केसेस देखेंगे जब आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाता है। उसमें सबसे पहला केस है टर्नओवर मोर देन 40 लाख इन केस ऑफ गुड्स। जब आप कोई सामान बेचते हो और पिछले 1 साल में आपका सेल 40 लाख से ज़्यादा हो जाता है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य हो जाता है। लेकिन अगर आप कोई सर्विसेज देते हो तो आपके लिए ये लिमिट कम होकर 20 लाख हो जाती है। टर्नओवर मोर देन 20 लाख इन केस ऑफ सर्विसेज। अगर पिछले 1 साल में आपके सर्विसेज का वैल्यू 20 लाख से क्रॉस हुआ है, अगर आपने 20 लाख से ज़्यादा वैल्यू की सर्विसेज प्रोवाइड की है, बेची है, तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाएगा। थर्ड केस है इंटर स्टेट सप्लाई का। सप्लाई का मतलब होता है किसी भी गुड्स या सर्विसेज का सेल करना, और इंटर स्टेट का मतलब होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप महाराष्ट्र में रहते हो
और आप किसी भी तरीके का सामान या सर्विसेज का सेल करते हो गुजरात में, तो भी आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। इंटर स्टेट सप्लाई के केस में कोई थ्रेशोल्ड लिमिट आपको नहीं मिलता है। इसमें अगर आप ₹1 का भी गुड्स या सर्विसेज का सप्लाई करते हो तो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाता है। चौथा केस है सप्लाई यूजिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। इसका मतलब होता है अगर आप किसी भी तरीके का सामान या सर्विसेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करके बेचते हो तो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी होगा। ऑनलाइन सप्लाई के केस में भी आपके लिए कोई थ्रेशोल्ड लिमिट अवेलेबल नहीं होगी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का यहाँ पे मतलब होता है कि आप कोई भी एप्लीकेशन या वेबसाइट इस तरीके की चीज़ें जैसे कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, इन तरीके की प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करके अगर आप सेल करते हो तो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमको कौन से डॉक्यूमेंट्स इम्पोर्टेंट रहेंगे। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको पैन कार्ड नंबर चाहिए होगा, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, एड्रेस प्रूफ ऑफ बिजनेस। जिस भी जगह पे आप बिजनेस कर रहे हो उस जगह का एड्रेस प्रूफ आपको लगेगा। एचएसएन और एसएससी कोड आपके बिजनेस का जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करते वक्त हमको लगेगा। एचएसएन कोड का मतलब होता है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर और एसएससी कोड का मतलब होता है सर्विस अकाउंटिंग कोड्स। बहुत सारे अलग अलग तरीके के बिजनेस किए जाते हैं, तो आसानी के लिए इन बिजनेसेस को हर बिजनेस को एक पर्टिकुलर कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जितने भी बिजनेस है जिनमें गुड्स का या सामान का लेन देन होता है उनको एचएसएन कोड अलॉट किया जाता है। और अगर आप किसी बिजनेस के थ्रू सर्विसेज सेल करते हो, सर्विसेज का सप्लाई करते हो, तो आपके बिजनेस को एक एसएसी कोड मतलब सर्विस अकाउंटिंग कोड अलॉट किया जाता है। अब हम देखेंगे कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन हमको किस वेबसाइट से करना होगा और रजिस्ट्रेशन करने के लिए गवर्नमेंट क्या फीस चार्ज करती है। तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको www.gst.gov.in इस वेबसाइट को ओपन करना होगा। इसमें आपको सर्विसेज पे जाना होगा और सर्विसेज में जाके आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। जहाँ से आप न्यू रजिस्ट्रेशन सिलेक्ट करोगे तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इसको हम एक बार प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैं न्यू टैब ओपन करके www.gst.gov.in इस वेबसाइट पर जब आप आओगे आपको सेकेंड टैब मिलेगा सर्विसेज का। इसके ऊपर क्लिक करना है और रजिस्ट्रेशन में आपको न्यू रजिस्ट्रेशन सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन सिलेक्ट करोगे आपके सामने ये फॉर्म आ जाएगा। इसी फॉर्म का यूज़ करके आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू करनी होगी। There is no fees to be paid for registration। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको कोई भी फीस का पेमेंट गवर्नमेंट को नहीं करना होगा। अब हम हमारे असाइनमेंट की शुरुआत करते हैं और देखते हैं प्रैक्टिकली जीएसटी का रजिस्ट्रेशन किस तरीके से किया जाएगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमारे सामने जो फॉर्म ओपन हुआ है इस फॉर्म का नंबर है GST-REG-01। इस फॉर्म का यूज़ करके हम लोग जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। इस फॉर्म में
दो पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। अब हमारे सामने पार्ट ए फॉर्म का ओपन है, इस पार्ट ए को हम फिलअप कर लेंगे, उसके बाद में हम पार्ट बी की तरफ जाएंगे। अब यहाँ पे डिटेल्स फिलअप करने के लिए हमको पीपीटी का यूज करना होगा, जिसमें हमको दिया गया है क्लाइंट डिटेल्स और रजिस्ट्रेशन जनरल डिटेल्स। आई एम अ टैक्स पेयर। यहाँ पे हमको सिलेक्ट कर लेना है टैक्स पेयर। क्लाइंट कौन है? टैक्स पेयर। स्टेट और यूटी। यूटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी, जो इस क्लाइंट के केस में है महाराष्ट्र। हम स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे महाराष्ट्र। क्लाइंट का डिस्ट्रिक्ट है मुंबई। हम यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में मुंबई सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे पूछा गया है लीगल नेम ऑफ द बिजनेस एज मेंशन इन पैन। हर बिजनेस का एक पैन नंबर होगा, उस पैन पे जो बिजनेस का नाम मेंशन किया हुआ है, जिस नाम से वो पैन कार्ड इशू हुआ है, वही पैन का नाम आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। इस क्लाइंट के केस में इसके बिजनेस का नाम है श्रीराम इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यही हम यहाँ पे इनपुट करेंगे। अब यहाँ पे पैन कार्ड नंबर की रिक्वायरमेंट है। पैन कार्ड नंबर यहाँ पे हमको दिया हुआ है AFGP M072 3F। ये हमने पैन कार्ड नंबर यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। नीचे ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर हमारा ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट हो रहा है। ध्यान रखना, ये ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर आपका वही होगा जो आपने कोर्स में रजिस्ट्रेशन करते वक्त दिया था। प्रैक्टिकल केस में जब आप किसी क्लाइंट का रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको उस क्लाइंट का ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पर इंसर्ट करना होगा। इस बात का ध्यान रखना कि आप यहाँ पे जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर क्लाइंट का डालो तो वो दोनों ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एक्टिव होने चाहिए, क्योंकि क्लाइंट को उस ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाता है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर इन दोनों जगहों पे जाने वाला ओटीपी अलग अलग होता है। ईमेल आईडी पे जो ओटीपी आएगा वो अलग होगा, मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी आएगा वो भी अलग होगा। इसलिए आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों सही होने चाहिए और आप रजिस्ट्रेशन उसी वक्त करना जब आप क्लाइंट से ओटीपी मांग पाओ। ऐसा नहीं हो ताकि आप प्रोसेस कर दो और फिर ओटीपी के लिए आपको वेट करना पड़े। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। जब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म फिलअप करो तो सारी डिटेल्स एक बार चेक कर लो ताकि कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। अभी के लिए हमको जो ओटीपी आएगा वो जो आपका कोर्स में रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपने ईमेल आईडी दिया है उसी के ऊपर मोबाइल ओटीपी और ईमेल ओटीपी दोनों ही आ जाएंगे। फॉर्म ए की सारी डिटेल्स हमने फिल कर ली है। अब यहाँ पे हम कैप्चा कोड इंसर्ट कर रहे हैं 821582 और मैं आगे प्रोसीड पे क्लिक करूँगा तो ये पोर्टल हमको ईमेल ओटीपी और मोबाइल नंबर ओटीपी के लिए पूछेगा। अब हमको क्या करना है, जो ईमेल आईडी कोर्स में रजिस्ट्रेशन करते वक्त दिया है उसको ओपन कर देना है ताकि हम ईमेल का ओटीपी और मोबाइल का ओटीपी देख पाए। दोनों ओटीपी आपके मेल पे ही आएंगे। हमें ओटीपी का मेल आ चुका है, इसमें मोबाइल ओटीपी और ईमेल ओटीपी दोनों मेंशन है। मोबाइल ओटीपी है 7191 जो हमको यहाँ पे एंटर करना है 7191 और ईमेल ओटीपी है 5799।
जो हमको ईमेल ओटीपी में ऐड करना है 5799 और हमको आगे प्रोसीड करना है। यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड पार्ट ए ऑफ द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। जैसे कि मैंने बताया रजिस्ट्रेशन फॉर्म के 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। तो हमने ईमेल ओटीपी और मोबाइल ओटीपी डाल के पार्ट ए सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। अब हमको पार्ट बी की शुरुआत करनी पड़ेगी। यहाँ पे हमको दिख रहा है योर टेम्परेरी रेफरेंस नंबर, मतलब TRN। जब भी आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म का पार्ट ए कंप्लीट कर लोगे तो एक TRN जनरेट हो जाएगा। आप इसको लिख के रख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इस TRN नंबर को कॉपी भी कर सकते हो। ये TRN नंबर हमको पार्ट बी फिल करने के लिए काम आएगा। तो इसको मैं फिलहाल कॉपी कर लेता हूँ। अब जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म का पार्ट ए फिल किया है वो यहाँ से अगले 15 दिन तक वैलिड होगा। नेक्स्ट 15 डेज के अंदर आपको फॉर्म का पार्ट बी फिल आप कर सकते हो, वरना 15 दिनों के बाद में ये TRN नंबर इनवैलिड हो जाएगा और आपको फिर से रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस शुरू करके फॉर्म ए फिल करना होगा ताकि आपको न्यू TRN नंबर मिले। यूजिंग दिस TRN you can access the application from MySaved application and submit on GST portal. Part B of the application form needs to be completed within 15 days, that is 21st March 2023। अब आज की डेट है 6 मार्च और यहाँ से 15 डेज आगे मतलब 15 मार्च तक ये TRN नंबर एक्टिव रहेगा।